बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुनीर अहमद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और ईसीजी। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, कंसेप्चुअल भी है और ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से या मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईटा टेस्ट में और एंट्री टेस्ट में इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज आ चुके हैं। तो आज हम इस टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे कि असल में ये ईसीजी है क्या। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि ईसीजी क्या है? ईसीजी कहते किसको हैं और ईसीजी क्यों करवाई जाती है? कभी आपने ड्रामा या जो मूवी या फिल्म के कोई इमोशनल सीन देखा होगा जिसमें डेथ काज अगर किसी की हो रही है, तो जब वो उसकी डेथ हो रही होती है तो स्क्रीन पे आपको कुछ इस तरह की टेढ़ी टेढ़ी लाइनें नजर आ रही होती हैं और आपको डब 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 की साउंड सुनाई देती है। लेकिन जो ही साउंड टू की आवाज आती है तो ये लाइन भी सीधी हो जाती है, तो सीन बड़ा इमोशनल क्रिएट हो जाता है और फिर पता लगता है कि डेथ काज हो गई है। तो आज हम इसी कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे कि ये जो टेढ़ी लाइनें हैं, यूं ग्राफ या वेव जो हैं, ये किस चीज का सिंबल है। अगर ये स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं तो डेथ क्यों हो जाती है और असल में इसके पीछे स्टोरी क्या है, इंशाल्लाह आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ईसीजी को देखते हैं कि ईसीजी क्या है। इसी का दूसरा नाम ईकेजी भी है। इसको इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑफ हार्ट का नाम भी दिया जाता है और इसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इससे पहले जो लेक्चर्स हुए उसमें हमने हार्ट की एनाटॉमी को डिस्कस किया था, उसकी मॉर्फोलॉजी को भी डिस्कस किया था और फिर हमने लास्ट लेक्चर में हार्ट के जो कार्डियक साइकिल है उसको डिटेल से डिस्कस किया था। उसी से हम अपना चैप्टर जो टॉपिक है स्टार्ट करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट बना रहे। डियर स्टूडेंट्स, हमने ये बात की थी, फॉर एग्जांपल ये हार्ट है, लेट्स सपोज ये हार्ट है, तो हार्ट के कितने चैंबर्स होते हैं? तो डेफिनेटली आप इस टाइम यही आंसर दे रहे होंगे कि सर 4 चैंबर्स होते हैं। उनके नेम्स क्या हैं? एक को हम राइट आर्ट्रियम कहते हैं और दूसरे को लेफ्ट आर्ट्रियम कहते हैं। एक को हम राइट वेंट्रिकल कहते हैं और फोर्थ वन को, शाबाश, हम लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। सो ये कौन सा चैम्बर है? राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। आपको पता है कि पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सुपीरियर वीना केवा से और इंफीरियर वीना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन से चैम्बर में आता है? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन से चैम्बर में आता था? राइट आर्ट्रियम में। फिर इसके बाद यहां से ये ट्राइकस्पिड वाल्व को क्रॉस करके यहां पे यानी राइट वेंट्रिकल में आता था और राइट वेंट्रिकल से ये होता हुआ लंग्स की तरफ जाता था और जो वेसल लंग्स की तरफ ब्लड को लेकर जाती थी उस वेसल को हमने पल्मोनरी आर्टरी का नाम दिया था। जब ऑक्सीजनेशन हो जाती थी तो ऑक्सीजनेशन के बाद वापस जो ब्लड आता था कौन से चैम्बर में आता था? ऑक्सीजनेशन के बाद, ऑक्सीजनेशन के बाद इस चैम्बर में आता था जिसको हमने लेफ्ट आर्ट्रियम का नाम दिया। फिर लेफ्ट आर्ट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन से चैम्बर में आता था? वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल का नाम कौन सा था? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आयोटा में, और आयोटा को हम लार्जेस्ट आर्टरी कहते हैं, और आयोटा से फिर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता था। तो डियर स्टूडेंट्स,
हमने लास्ट लेक्चर में कार्डियक साइकिल डिस्कस किया था। हमने ये कहा था कि जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और फिर रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स होता है, जिसके रिजल्ट में जो ब्लड है वो पंप होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने ये कहा था कि सबसे पहले ये दो आर्टरियम हैं, ये आरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा? जब दोनों आरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड कहां पे आएगा? वेंट्रिकल्स में आएगा, क्योंकि ऊपर से कंट्रैक्शन काज हुई और उसके रिजल्ट में ब्लड यहां से यहां और यहां से यहां पे, यानी वेंट्रिकल में आ गए। और फिर वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसको हमने सिस्टोल का नाम देते हैं। यानी वेंट्रिकल ने जब सिस्टोल किया था तो ब्लड यहां से इस चैम्बर से लंग्स की तरफ चला गया था, एंड जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उससे आयोटा में चला गया और आयोटा से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इसको हमने एक कार्डियक साइकिल का नाम दिया था। तो उसमें हमने इस बात को डिस्कस नहीं किया था कि असल में ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों होता है और रिलैक्स क्यों होता है और ये ब्लड को पंप कैसे करता है। आज हम इसी कंसेप्ट को बेसिकली समझेंगे कि इसके पीछे स्टोरी क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों करता है, रिलैक्स क्यों होता है, इसके मसल्स के अंदर, सेल्स के अंदर एक्चुअल में क्या होता है जिसकी वजह से ये कंट्रैक्शन होती है और रिलैक्सेशन होती है और ये कार्डियक साइकिल कंप्लीट होता है। लेकिन ईसीजी के टॉपिक को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझने होंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट बने, फिर हम अपने टॉपिक की तरफ जाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, इमेजिन करें फॉर एग्जांपल ये कोई भी सेल है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। अगर मैं ये कहूं कि सेल मेम्ब्रेन के इनर साइड पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है एंड आउटर साइड पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो इस कंडीशन को, इस मेम्ब्रेन को हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। इस पॉइंट को मैं रिवाइज कर रहा हूं। अगर सेल है, सेल के इनर साइड पे नेगेटिव चार्ज है और बाहर वाली साइड पे अगर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो इसको हम कहेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये थोड़ी देर बाद मैं बताता हूं ये नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस एक्चुअल में हैं क्या चीज, कहां से आए हैं। इसी को हम पोलराइज भी कहते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि पोलराइज स्टेट कौन सी है तो आप बता सकते हैं कि जब सेल के इनर साइड पे, मेम्ब्रेन के इनर साइड पे नेगेटिव चार्ज हो और बाहर वाली साइड पे पॉजिटिव चार्ज हो तो उसको हम क्या कहेंगे? पोलराइज कहेंगे, और इस कंडीशन को रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। क्लियर है? इसके बाद सपोज ये कोई भी दूसरा सेल है, अगर इसके इनर साइड पे पहले नेगेटिव था, अभी ये पॉजिटिव इनर साइड पे आ चुका है और ये जो नेगेटिव है ये बाहर चला गया है। फॉर एग्जांपल ये कंडीशन होगी है, पॉजिटिव इनर साइड पे आ चुका है एंड नेगेटिव बाहर जा चुका है, तो क्या इसको हमने पोलराइज का नाम दिया था, तो ये उलट हो गया है। तो क्या मैं इसको डीपोलराइज कह सकता हूं? तो डेफिनेटली कह सकता हूं। तो इसको हम क्या कहेंगे? डीपोलराइज स्टेट। डीपोलराइज कहेंगे। ये आपने माइंड में रखना है, डीपोलराइज क्या है, पोलराइज क्या है। अभी फिर देखना है, सपोज ये कोई भी सेल है, इसके इनर साइड पे पॉजिटिव चार्ज है, बाहर वाली साइड पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये कौन सी कंडीशन है? ये डीपोलराइज है। लेकिन क्या हो, ये दोबारा से नेगेटिव चार्ज इनर साइड पे आ जाएं और पॉजिटिव चार्ज दोबारा बाहर चले जाएं, यानी पॉजिटिव बाहर जाएं और नेगेटिव अंदर आए, यानी ये कंडीशन हो, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? रीपोलराइज।
सो रीपोलराइज क्या हुआ? री मीन दोबारा, पोलराइज मीन पोल बन गया, यही कंडीशन पोलराइज वाली दोबारा आ गई। सो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या हुआ? जब नेगेटिव चार्ज इनसाइड पे ज्यादा हो और बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो तो उसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। यानी इस कंडीशन में चार्ज मूव नहीं करेगा, रेस्ट की कंडीशन में है, मैसेज ट्रेवल नहीं करेगा क्योंकि रेस्ट की कंडीशन में है, माइंड में रखना है। डीपोलराइज कब होगा? जब मेम्ब्रेन के इनर साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज बाहर वाली साइड पे चला जाएगा तो पोलराइज के चेंज हो गया तो इसको हम डीपोलराइज कहेंगे। क्लियर है? एंड रीपोलराइज क्या हुआ? दोबारा से नेगेटिव चार्ज इनर साइड पे आ जाएं और पॉजिटिव चार्ज बाहर साइड पे चले जाएं तो इस कंडीशन को हम रीपोलराइज कहते हैं। तो आई होप के ये कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। लेकिन अभी भी आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि सर ये नेगेटिव चार्जेस असल में हैं क्या, पॉजिटिव चार्जेस असल में हैं क्या? इसका कंसेप्ट हमें दें। फॉर एग्जांपल ये समझें, ये कोई भी एक सेल है, हार्ट का सेल है, मायोकार्डियल सेल है। फॉर एग्जांपल ये भी कोई भी दूसरा सेल है एंड ये कोई भी तीसरा सेल है। मायोकार्डियल सेल्स है, हार्ट से लिए हुए 3 सेल्स। तो इन सेल्स के दरमियान जंक्शन पाया जाता है जिसको इलेक्ट्रिकल विंडो भी कहते हैं और इलेक्ट्रिकल जंक्शन भी कहते हैं। ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है। जब ये मैसेज को ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे होते, यानी इंपल्स को नहीं, मैसेज को नहीं लेके जा रहे होते, यानी रेस्ट की कंडीशन में होते हैं, कोई काम नहीं कर रहे होते, तो इनके इनर साइड पे नेगेटिव चार्ज होता है और बाहर वाले साइड पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अगेन रिवाइज कर रहा हूं, ये कौन से सेल हैं? ये मायोकार्डियल सेल हैं, यानी हार्ट के सेल हैं। अगर ये कोई भी मैसेज नहीं लेके जा रहे, रेस्ट की कंडीशन में आराम कर रहे हैं, तो इनके इनर साइड पे नेगेटिव चार्ज होगा और बाहर साइड पे पॉजिटिव चार्ज होगा। यानी कंडीशन कौन सी होगी? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या पोलराइज स्टेट होगी। क्लियर है? लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर इनको स्टिमुलेशन दी जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर इनको स्टिमुलेशन दी जाए तो क्या होगा? अब ये नेगेटिव चार्जेस चेंज हो जाएंगे, इनर साइड पे पॉजिटिव चार्ज और बाहर साइड पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो क्या होगा? डीपोलराइज। जो ही सेल यहां तक पहुंचेगा तो ये गैप जंक्शन से इस सेल को, ये वाला सेल जो है, इस सेल को भी डीपोलराइज करेगा, यानी इसको भी क्रिएट कर देगा पॉजिटिव चार्ज इनर साइड पे, जबकि बाहर नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देगा। जब ये चार्जेस यहां तक मूव करेंगे तो ये इलेक्ट्रिकल जंक्शन के थ्रू ये इस सेल को भी मैसेज देगा और ये सेल भी डीपोलराइज हो जाएगा, यानी कि एक्टिव हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? पोलराइज के स्टेट में कोई भी करंट नहीं पास हो रहा, कोई भी मैसेज नहीं जा रहा, रेस्ट की कंडीशन में है। लेकिन डीपोलराइज वो कंडीशन है कि जब इनर साइड पे पॉजिटिव चार्ज और बाहर साइड पे नेगेटिव चार्ज और मैसेज मूव कर रहा है एक सेल से दूसरे सेल में, और ये सेल इसको डीपोलराइज कर रहा है, ये इसको डीपोलराइज कर रहा है। लेकिन जब इसकी स्टिमुलेशन यानी मैसेज खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? यहां पे दोबारा से नेगेटिव चार्ज इनर साइड पे आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज बाहर वाली साइड पे जाएंगे। तो अब क्या होगा? रीपोलराइज हो जाएगा। तो मैसेज कैसे ट्रांसमिट होता है? एक सेल दूसरे को डीपोलराइज करता है, दूसरा तीसरे को डीपोलराइज करता है, तीसरा फोर्थ को डीपोलराइज करता है। इस तरह डीपोलराइज डीपोलराइज डीपोलराइज, और जो करंट है पास होता रहता है, यानी मैसेज जो है वो पास होता है। क्लियर है?
अच्छा, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि सर हमें ये बताएं कि ये नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस ये कोई वायर तो नहीं है कि स्विच लगा हुआ है और हमारे अंदर वायर्स फिट हैं, जो करंट आ रहा है पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस आ रही हैं। असल में ये कहानी क्या है, अब समझना है। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है सेल के अंदर और बाहर सोडियम और पोटेशियम होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे आयंस हैं, लेकिन मेजरली हम बात करते हैं सोडियम और पोटेशियम की। तो वैसे बाहर क्या होता है, इनर साइड पे क्या चीज मौजूद होती है, सोडियम एंड पोटेशियम मौजूद है। लेकिन सेल के अंदर सोडियम ज्यादा होता है और बाहर सोडियम कम, जबकि पोटेशियम सेल के बाहर और सोडियम अंदर। तो असल में जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की कंडीशन होती है, यानी सेल ने फंक्शन नहीं करना होता, डीपोलराइज नहीं होना होता, तो उस टाइम सेल जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की कंडीशन में होता है, यानी पोलराइज कंडीशन में होता है, तो इसके अंदर से, क्योंकि सोडियम की कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा है, अंदर से सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर निकलती जाएगी। मैं कहता हूं कि सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज यानी सोडियम है, पॉजिटिव चार्ज मीन सोडियम, तो मैं कहता हूं कि पॉजिटिव चार्ज हैं, तो पॉजिटिव चार्ज रेस्ट की कंडीशन में क्या होंगे, सेल से बाहर निकलते जाएंगे और बाहर जो ऑर्गेनिक आयंस होंगे, ऑर्गेनिक नेगेटिव आयंस होंगे, वो अंदर आएंगे रेस्ट की कंडीशन में। तो रेस्ट की कंडीशन में क्या होगा, अंदर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता जाएगा रेस्ट की कंडीशन में, और सोडियम जब बाहर जाएगा तो सेल के बाहर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। ये जर्नली मैं आपको बता रहा हूं, डिटेल से नहीं बता रहा। इधर भी यही कंडीशन है। डीपोलराइजेशन में क्या होगा कि अंदर से सोडियम बाहर निकलेंगे, सोडियम बाहर निकलेंगे तो अंदर कौन सा चार्ज क्रिएट होगा, सोडियम जब पॉजिटिव अंदर से बाहर निकलेंगे तो अंदर पॉजिटिव चार्ज की कमी हो जाएगी, जबकि बाहर नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ आएंगे। तो ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है, सोडियम आयंस एक्सचेंज होते हैं। रिपोलराइजेशन की कंडीशन में क्या होगा, दोबारा सोडियम अंदर आना शुरू हो जाएंगे। रिपोलराइजेशन की कंडीशन में सोडियम दोबारा से बाहर जाना और ऑर्गेनिक जो आयंस हैं, अमाइनो एसिड जिन पे नेगेटिव चार्ज है, वो इनर साइड पे आना शुरू हो जाएगा। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। इसी पॉइंट को मैं अगेन रिवाइज करूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए डायग्राम से। फॉर एग्जांपल ये सेल है, इसमें करंट पास नहीं हो रहा, तो ये कौन सी कंडीशन है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी करंट पास नहीं हो रहा, यानी पोलराइज की कंडीशन में है, और पोलराइज में इनर साइड पे नेगेटिव चार्ज होता है जबकि बाहर साइड पे पॉजिटिव चार्ज। तो जब ये मेम्ब्रेन ये रेस्ट की कंडीशन में होगी तो ये ऐसी कंडीशन कैसे आएगी, ये मैं बता रहा हूं। अब मुझे ये बताएं, सोडियम पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो जब ये काम कर रहा होगा, करंट पास हो रहा, तो अंदर सोडियम ज्यादा होंगे। लेकिन जब ये रेस्ट में होगा तो सोडियम अंदर से बाहर निकलेंगे और अंदर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, और जब बाहर क्या क्रिएट होगा, पॉजिटिव चार्ज, और बाहर से ऑर्गेनिक नेगेटिव आयंस इनर साइड पे आएंगे, और अंदर कौन सा होगा, ये रेस्ट की कंडीशन। लेकिन जब ये एक्टिव में कंडीशन में होगा या डिपोलराइज की कंडीशन में होगा, तो बाहर से सोडियम अंदर आना शुरू, अंदर पॉजिटिव चार्ज, और अंदर से जो ऑर्गेनिक नेगेटिव आयंस हैं वो बाहर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। ये तो जर्नली बात थी, आपको डिपोलराइज, रिपोलराइज और पोलराइज का कंसेप्ट दिया है। अब बेसिक पॉइंट्स पे जाते हैं अपने कंसेप्ट की तरफ। फॉर एग्जाम्पल ये हार्ट है, तो हार्ट के कितने चैम्बर्स हैं, तो डेफिनेटली आपको पता है हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं। राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, राइट लेफ्ट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। जब दोनों आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड कहां पे जाएगा, वेंट्रिकल में,
और जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेंगे, सिस्टोल करेंगे, तो ब्लड कहां पे जाएगा? आयोटा में और पल्मोनरी आर्टरी में। लेकिन ये कंट्रैक्ट क्यों करेंगे, इसकी रीजन समझते हैं। तो आपको पता है यहां पे आर्ट्रियम की वॉल में एक नोड होता है जिसको SA नोड कहते हैं, यानी साइनो आर्ट्रियल नोड कहते हैं। और एक नोड यहां पे मौजूद होता है जिस नोड को AV नोड कहते हैं। सो ये कौन सा नोड है? SA नोड है। और SA नोड का फंक्शन भी आपको पता है। और ये दूसरा नोड है जिसको हम AV नोड कहते हैं, यानी आर्ट्रियोवेंट्रिकल नोड। आर्ट्रियोवेंट्रिकल इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये आर्ट्रिया और वेंट्रिकुलर के दरमियान जंक्शन का काम करता है, उधर से मैसेज लेके इनको मैसेज देगा। और इस AV नोड से बंडल ऑफ हिस निकलती हैं और बंडल ऑफ हिस लेफ्ट एंड राइट ब्रांच में डिवाइड होती हैं, जिनको हमने परकिंजी फाइबर्स का नाम दिया था, जो हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या होगा? SA नोड मैसेज देगा, किसको मैसेज देगा? यह मैसेज देगा राइट आर्ट्रियम को और साथ ही लेफ्ट आर्ट्रियम को भी मैसेज देगा कि आप क्या करो? कंट्रैक्ट करो, और ताकि ब्लड यहां से यहां पे आ जाए। जो ही SA नोड की वजह से दोनों आरिकल जब कंट्रैक्ट कर जाएंगे, तो अब ये मैसेज AV नोड को देगा। अब AV नोड क्या करेंगे? AV नोड मैसेज देंगे बंडल ऑफ हिस और पिरकिंजी फाइबर्स को, और पिरकिंजी फाइबर्स क्या करेंगे? कंट्रैक्ट करेंगे। जब ये कंट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड यहां से आयोटा में और पल्मोनरी आर्टरी में यहां से चला जाएगा, और फिर ये रिलैक्स करेंगे तो दोबारा से डायस्टोल होगा और दोबारा से ब्लड आएगा। ये हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब मेरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है, उससे हम अपने टॉपिक की इब्तिदा करेंगे। क्वेश्चन ये है कि इसने इसको मैसेज कैसे दिया, इसने इसको मैसेज कैसे दिया, और फिर इसने बंडल ऑफ हिस और परकिंजी फाइबर्स को मैसेज कैसे दिया, और परकिंजी फाइबर्स ने ये जो वेंट्रिकल की वॉल है इनमें कंट्रैक्शन कैसे काज की, और फिर डायस्टोल कैसे हुआ। इस क्वेश्चन को मैं अगेन रिवाइज करूं, इसमें आपने थोड़ा सा फोकस करना है। क्वेश्चन जो है उसी का आंसर हमारा ECG का टॉपिक है। क्वेश्चन यह है कि SA नोड ने कैसे मैसेज दिया दोनों आरिकल को कि आप कंट्रैक्ट कर जाओ। ऐसा क्या हुआ सेल के अंदर कि दोनों ने कंट्रैक्ट कर दिया, और फिर SA नोड ने AV नोड को भी मैसेज दिया। कैसे दिया? और फिर AV नोड के अंदर क्या हुआ, और फिर AV नोड ने बंडल ऑफ हिस या परकिंजी फाइबर्स को कैसे मैसेज दिया, और परकिंजी फाइबर्स ने वेंट्रिकल में कैसे कंट्रैक्शन और यानी सिस्टोल और डायस्टोल यानी रिलैक्सेशन काज कर दी। इसके पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, हम उसको आज हम डिस्कस करेंगे। एक लाइन में अगर मैं आपको यह कह दूं कि ये यहां तक मैसेज या आरिकल का मैसेज ये जो देता है ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू देता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है। जाहिर सी बात है कि ये बहुत सारे सेल से मिलकर बने हैं। सेल से मिलकर बने कि नहीं बने? तो क्या होगा, ये इसको स्टिमुलेट करेगा, तो ये पहले नॉर्मल कंडीशन में ये जो सारे सेल्स थे, ये सारे सेल्स रेस्टिंग कंडीशन में थे, यानी कोई काम नहीं कर रहे थे, आराम कर रहे थे। लेकिन जो ही इसने स्टिमुलेशन दी इस सेल को, तो ये क्या हुआ? डीपोलराइज। इसने इसको डीपोलराइज किया, इसने इसको डीपोलराइज किया, और इसने इसको डीपोलराइज किया। तो डीपोलराइज किया तो कैसे डीपोलराइज हुआ? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हुई, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हुई डीपोलराइज की फॉर्म में।
तो इससे कंट्रैक्शन काज हुई। तो ये हम लेटर इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन हम बेसिक प्रिंसिपल पहले ईसीजी का समझते हैं, फिर उसके बाद वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ताकि आपका कंसेप्ट भी बने और आपको समझ भी आए। तो ये जर्नल मैंने कुछ आपको पॉइंट्स बताए, ये जर्नली थे, अभी हम इनकी डिटेल डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब प्रिंसिपल पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो है या ईसीजी किस प्रिंसिपल पे काम करती है। तो प्रिंसिपल में, ईसीजी की प्रिंसिपल में, यह प्रिंसिपल ऑफ गैल्वानोमीटर पे काम करता है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए गैल्वानोमीटर क्या है। गैल्वानोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करने के लिए, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देखने के लिए यूज होता है। उसको क्या कहते हैं? गैल्वानोमीटर कहते हैं। मैं अगर यहां से छोटा सा पीस लूं, मायोकार्डियल सेल का छोटा सा पीस लिया, पीस लेने के बाद फॉर एग्जाम्पल मैंने यूं ड्रा कर दिया, यहां से मैंने मायोकार्डियल का पीस लिया। मायोकार्डियल का पीस लेने के बाद मैंने क्या किया, इसको देखा और आपको पता है कि इस पीस के अंदर बहुत सारे सेल्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। ये अगर रेस्टिंग कंडीशन में है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की कंडीशन में है, यानी इलेक्ट्रिकल इंपल्स इसके अंदर नहीं जनरेट हो रही, करंट नहीं मूव कर रहा, तो क्या होगा? ये पोलराइज होगा, डिपोलराइज होगा। तो डेफिनेटली आप कह रहे हो कि सर ये पोलराइज होगा, यानी इनर साइड पे नेगेटिव चार्ज होगा, बाहर साइड पे पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि ये रेस्टिंग की कंडीशन में है और रेस्टिंग की कंडीशन में इनर साइड पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन आउटर साइड पे। तो इनर साइड पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। जबकि बाहर वाली साइड पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर मैं इसको 2 इलेक्ट्रोड से जोड़ दूं, एक इलेक्ट्रोड एक साइड को मैं नेगेटिव से जोड़ दूं और दूसरे साइड को मैं पॉजिटिव से जोड़ दूं, इन दोनों को मैं एक डिवाइस के साथ जोड़ता हूं जिसको गैल्वानोमीटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये गैल्वानोमीटर है, गैल्वानोमीटर की फॉर एग्जांपल ये नीडल है। इसको मैंने एक इलेक्ट्रोड्स को नेगेटिव के साथ जोड़ दिया और दूसरे को, गैल्वानोमीटर के दूसरे इलेक्ट्रोड्स को मैंने पॉजिटिव से जोड़ दिया। है क्या चीज? हार्ट का थोड़ा सा पीस है जिसको मायोकार्डियल पीस मैंने कहा, और इसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। अगर इमेजिन किया है कि अगर ये कोई भी फंक्शन नहीं कर रहे, इनके अंदर कोई भी करंट मूव नहीं कर रहा, तो रेस्टिंग की कंडीशन में है, तो क्या होगा? अगर ये रेस्टिंग की कंडीशन में है तो अंदर साइड पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की कंडीशन में है, तो इनर साइड पे नेगेटिव चार्ज होगा, जबकि बाहर वाली साइड पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। जब हमने इनको एक साइड से गैल्वानोमीटर के एक साइड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ दिया, दूसरे साइड के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ दिया, तो अब मुझे यह बताना है आपने, क्या गैल्वानोमीटर कोई फंक्शन शो करेगा? ये शो करेगा कि करंट पास हो रहा है या नहीं। तो डेफिनेटली आप कह रहे होंगे कि सर ये इसकी जो नीडल होगी वो नीडल जो है वो न्यूट्रल पोजीशन पे होगी। क्यों न्यूट्रल पोजीशन पे? इस वजह से होगी क्योंकि ये रेस्टिंग की कंडीशन में है, यानी पोलराइज कंडीशन में है, और इस कंडीशन में चार्जेस पास नहीं हो रहे, तो गैल्वानोमीटर पे कौन सी नीडल शो होगी? न्यूट्रल। नीडल कहां पे होगी? न्यूट्रल पोजीशन पे होगी। लेकिन फॉर एग्जांपल ये कोई भी दूसरा मायोकार्डियल का पीस ले लिया, ये साथ साथ आपने नोट करना है ताकि आपके माइंड में बात बैठे। फॉर एग्जांपल ये कोई भी दूसरा पीस है, मैं कहता हूं कि इसके एक साइड को हमने नेगेटिव इलेक्ट्रोड है के साथ जोड़ा है और दूसरे को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा है,
और इसको हमने स्टिमुलेट कर दिया है, यानी इसको हमने मैसेज दिया है, करंट जनरेट करने के लिए यहां पे स्टिमुलस दिया है। तो जब हमने इसको स्टिमुलस दिया है तो अब क्या होगा, अब ये डीपोलराइज होगा। तो डीपोलराइज का क्या मतलब है, इनर साइड पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और बाहर वाली साइड पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। फॉर एग्जांपल जब हमने स्टिमुलस नहीं दिया तो तब कैसा था, यूं, फॉर एग्जांपल नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और बाहर कैसा था, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। लेकिन जो ही हमने स्टिमुलस दिया तो स्टिमुलस के रिजल्ट में क्या हुआ, अंदर से जो सोडियम थे बाहर से अंदर आना शुरू हो गए, पॉजिटिव चार्ज बाहर से अंदर आना शुरू हो गए और डीपोलराइजेशन स्टार्ट होगी। तो अब मुझे यह बताएं, क्या गैल्वानोमीटर पर अब करंट पास होगा, क्या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शो होगी गैल्वानोमीटर पे? तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शो होगी, क्योंकि करंट जो है वो पास हो रहा है। तो गैल्वानोमीटर का फॉर एग्जांपल ये मीटर है, ये इसकी नीडल है, तो एक को हमने नेगेटिव के साथ जोड़ा हुआ है और दूसरे को पॉजिटिव के साथ जोड़ा हुआ है। तो अब मुझे यह बताना है, अगर गैल्वानोमीटर के इस मीटर पे यहां पे पॉजिटिव वैल्यू है और यहां पे नेगेटिव वैल्यू है, तो करंट किस डायरेक्शन में पास हो रहा है? तो डीपोलराइजेशन किस तरफ हो रही है? तो डीपोलराइजेशन इस तरफ हो रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो नीडल किस तरफ डिफ्लेक्ट करेगी, किस तरफ मुड़ेगी? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्शन हो रही है, तो नीडल ये यहां से मूव करेगी पॉजिटिव डिफ्लेक्शन की तरफ। तो हमेशा आपने ये याद करनी है कि जो ही हम स्टिमुलस देंगे तो स्टिमुलस के रिजल्ट में क्या होगा, डीपोलराइजेशन स्टार्ट होगी। जब भी डीपोलराइजेशन स्टार्ट होगी तो करंट पास होगा। जब करंट पास होगा, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है तो गैल्वानोमीटर में जो नीडल की डिफ्लेक्शन है वो पॉजिटिव की तरफ होगी, यूं पॉजिटिव। ये इस तरफ अगर नेगेटिव वैल्यू है, इस तरफ अगर पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये डिफ्लेक्शन नीडल की यूं होगी। क्यों? क्योंकि करंट जो पास हो रहा है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हो रहा है, तो डिफ्लेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो ये एक कंसेप्ट जो मैंने दिया है वो आपने माइंड में रखना है कि पॉजिटिव डिफ्लेक्शन क्या है। पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, क्योंकि ये ईसीजी में मैं आपको बार बार बताऊंगा कि पॉजिटिव डिफ्लेक्शन क्या है, तो आपने इस बात को माइंड में बिठाना है कि पॉजिटिव डिफ्लेक्शन क्या है। जब रेस्टिंग की कंडीशन में था तो गैल्वानोमीटर को जब हमने पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा तो रेस्टिंग में कोई करंट पास नहीं हो रहा था, तो नीडल थी वो न्यूट्रल पोजीशन पे थी। लेकिन इसी मायोकार्डियल पीस को हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के साथ जोड़ा है, लेकिन उसको स्टिमुलस दिया है, तो इनर साइड पे पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में बनना शुरू हो गए हैं। क्लियर है? तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है अगर डीपोलराइजेशन की डायरेक्शन, तो हम क्या कहेंगे, डिफ्लेक्शन जो है वो पॉजिटिव की तरफ होगी। लेकिन यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर एग्जांपल ये मायोकार्डियल सेल है, मायोकार्डियल पीस है। इस मायोकार्डियल पीस में बहुत सारे सेल हैं, जाहिर सी बात है। तो मैं अगर ये कहूं कि अगर इसको हमने स्टिमुलस दिया हुआ है, स्टिमुलस दिया हुआ है, तो क्या होगा, अंदर साइड पे पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज और बाहर साइड पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। इस साइड पे हमने नेगेटिव इलेक्ट्रोड से जोड़ा हुआ है, इस साइड पे हमने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से जोड़ा हुआ है, तो डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। तो अब जो गैल्वानोमीटर है वो क्या शो करेगा, उसकी नीडल क्या शो करेगी, वो बात करते हैं। अगर मैं कहता हूं कि रेस्टिंग में था तो नीडल न्यूट्रल में थी, जब डीपोलराइज हो रहा था तो नीडल की जो डिफ्लेक्शन है गैल्वानोमीटर की वो पॉजिटिव की तरफ है, क्योंकि डीपोलराइजेशन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है।
लेकिन अब मैं कहता हूं कि ये जो मायोकार्डियल पीस था इसके अंदर सारे के सारे सेल डीपोलराइज हो चुके हैं, यानी अंदर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो चुका है और बाहर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो क्या अब गैल्वानोमीटर पे कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शो होगी या नहीं, यह आपका क्वेश्चन है। तो डेफिनेटली आप यही कहेंगे कि सर जब कंप्लीटली डीपोलराइज होगा तो फिर भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं शो होगी। यह बात आपने माइंड में रखनी है। जब रेस्टिंग में होगा तो न्यूट्रल पोजीशन में, जब डीपोलराइज हो रहा होगा, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हो रहा है तो नीडल पॉजिटिव की तरफ मूव करेगी। अगर कंप्लीटली डीपोलराइज हो चुका तो फिर करंट पास नहीं होगा। तो जब हम इसको इलेक्ट्रोड्स के साथ जोड़ेंगे, एक को पॉजिटिव के साथ और एक को नेगेटिव के साथ, तो भी नीडल न्यूट्रल पोजीशन पे होगी। क्यों? क्योंकि करंट पास नहीं हो रहा। गैल्वानोमीटर तो तब शो करता अपनी नीडल की डायरेक्शन नेगेटिव या पॉजिटिव की तरफ कि तब करंट पास हो रहा होता। यह बात सबको क्लियर है? अच्छा जी, अब इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन को समझते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? अगर मैं इसी मायोकार्डियल की थिकनेस को, इसकी थिकनेस को, इस पीस की थिकनेस को मैं बड़ा कर दूं, एक नेक्स्ट पॉइंट कंसेप्ट बता रहा हूं। इसकी थिकनेस को अगर मैं बड़ा कर दूं तो मुझे ये बताएं, अब इसके अंदर सेल्स कम हैं या ज्यादा? तो डेफिनेटली पहले अगर 50 थे तो अब 500 हो गए हैं, क्योंकि इसकी थिकनेस यानी साइज ज्यादा हो गया है। अब भी डीपोलराइजेशन, स्टिमुलस को हमने यूं दिया तो स्टिमुलस ने डीपोलराइजेशन स्टार्ट कर दी इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में। तो अब मुझे यह बताना है, ये जो वेक्टर बनेगा, ये स्ट्रॉन्ग बनेगा, पहले से स्ट्रॉन्ग बनेगा या कम बनेगा, या जो डिफ्लेक्शन होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी या कम? तो डेफिनेटली जो डिफ्लेक्शन होगी वो और ज्यादा होगी, क्योंकि जितनी थिकनेस होगी उतने ज्यादा सेल होंगे और उतनी जो कैपेसिटी है डीपोलराइजेशन ऑफ सेल्स की वो ज्यादा होगी और उतनी ही नीडल डिफ्लेक्शन ज्यादा करेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपने अपने माइंड में याद रखना है कि थिकनेस अगर ज्यादा है, सेल की तादाद अगर ज्यादा है, तो डिफ्लेक्शन भी उतनी ही जल्दी और उतनी ही ज्यादा होगी। यह आपने माइंड में रखना है, क्योंकि जब हम वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन पढ़ेंगे तो वेंट्रिकल की जो थिकनेस है वो ज्यादा है, तो उसकी जो कंट्रैक्शन है वो भी जल्दी होगी, क्योंकि उसका वेक्टर स्ट्रॉन्ग बन रहा है। यह बात आपको उस टाइम काम आ गई। इसके बाद फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट कंडीशन को डिस्कस करते हैं। यह मायोकार्डियल पीस है, इसको हमने कहा है कि ये हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स जोड़ा हुआ है और यहां पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स जोड़ा हुआ है। अगर हम इसको गैल्वानोमीटर के साथ जोड़ दें, फॉर एग्जाम्पल अगर इसका मीटर अगर मैं यूं शो करूं, इसका मीटर मैं यूं शो करूं, एक को यूं जोड़ दिया और एक को यूं जोड़ दिया, ये अगर मैं स्टिमुलस पहले नेगेटिव की डायरेक्शन से इस डायरेक्शन से दे रहा था, अगर मैं स्टिमुलस इस साइड से दूं यानी पॉजिटिव साइड से दूं, यहां पे आपने इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, अगर यहां से मैं स्टिमुलस दूं यानी पॉजिटिव साइड से दूं, अगर इस कंडीशन में देखें तो हम स्टिमुलस नेगेटिव साइड से देते थे, अगर मैं पॉजिटिव साइड से अगर स्टिमुलस दूं तो डीपोलराइजेशन कहां से स्टार्ट होगी? डीपोलराइजेशन यहां से इस डायरेक्शन में स्टार्ट होगी। तो वेक्टर किस डायरेक्शन में बनेगा? तो जाहिर सी बात है वेक्टर इस डायरेक्शन में बनेगा। तो अब मुझे यह बताना है नीडल पे जो डिफ्लेक्शन होगी वो पॉजिटिव साइड पे होगी या नेगेटिव साइड पे होगी?
तो डेफिनेटली अगर आप देखें तो डायरेक्शन कौन सी है, नेगेटिव की तरफ। अगर हम स्टिमुलस पॉजिटिव साइड की तरफ से देंगे तो क्या होगा, जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव की तरफ होगी, तो हमें नीडल कैसे मूव करेगी, करंट तो पास होगा क्योंकि डीपोलराइजेशन हो रही है। तो जब डीपोलराइजेशन होगी तो नीडल अगर इस साइड पे नेगेटिव है, इस साइड पे पॉजिटिव है, तो नीडल अगर पहले न्यूट्रल पोजीशन पे थी तो डीपोलराइजेशन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हुई है, तो डायरेक्शन कौन सी है, टुवर्ड नेगेटिव। तो अब मुझे यह बताना है डिफ्लेक्शन पॉजिटिव की तरफ होगी या नेगेटिव की तरफ। तो गैल्वानोमीटर पे डिफ्लेक्शन जो होगी वो नेगेटिव की तरफ होगी। क्यों डिफ्लेक्शन नेगेटिव की तरफ होगी? इस वजह से क्योंकि जो डीपोलराइजेशन है वो उसको स्टिमुलस जो मिला है वो पॉजिटिव साइड से मिला है और पॉजिटिव से नेगेटिव साइड की तरफ आ रहा है। तो अब जो डिफ्लेक्शन होगी वो क्या होगी, नेगेटिव साइड से डिफ्लेक्शन होगी। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर आपको याद हो तो हमने रीपोलराइजेशन का कंसेप्ट भी डिस्कस किया था। रीपोलराइजेशन हमने किसको कहा था? अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि अगर ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है और ये तीसरा सेल है, अगर इसके इनर साइड पे नेगेटिव चार्ज और बाहर पॉजिटिव चार्ज है तो ये पोलराइज स्टेट है। अगर इसके इनर साइड पे पॉजिटिव आ रहा है और बाहर नेगेटिव जा रहा है तो इसको हमने डीपोलराइज का नाम दिया था। और अगर दोबारा से इनर साइड पे नेगेटिव चार्ज हो और बाहर साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो इसको हमने रीपोलराइज का नाम दिया था। तो जब भी रीपोलराइज होगा, ये फॉर एग्जांपल इसको हमने यहां से पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जोड़ा हुआ है, इधर से हमने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा हुआ है। अगर इसके अंदर पॉजिटिव है और बाहर नेगेटिव है तो ये कौन सी स्टेट है, डीपोलराइज स्टेट है, डीपोलराइज स्टेट है। तो अगर ये दोबारा से रीपोलराइज होता है, फॉर एग्जांपल रीपोलराइज कैसे होता है, यूं नेगेटिव 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 इस डायरेक्शन में आ रहा है, ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो रीपोलराइजेशन किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव की डायरेक्शन में है या पॉजिटिव की डायरेक्शन में? तो रीपोलराइजेशन भी नेगेटिव की डायरेक्शन में है, तो वेक्टर किस तरफ है, नेगेटिव की तरफ। तो गैल्वानोमीटर में अब मुझे यह बताना है डिफ्लेक्शन कौन सी साइड पे, नीडल नेगेटिव साइड पे मूव करेगी या पॉजिटिव साइड पे? नीडल नेगेटिव साइड पे मूव करेगी क्योंकि वेक्टर नेगेटिव साइड पे बन रहा है। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है गैल्वानोमीटर से रिलेटेड जो हमने डिस्कस किए। यही अगर कंसेप्ट आपका बना तो आप ये समझें कि ये ग्राफ आप इजीली समझ सकते हैं कि ये ग्राफ ऊपर को क्यों जाता है, ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन की वजह से जाता है। और ये इतना बड़ा ऊपर क्यों गया है और एकदम से नीचे क्यों आया है, और फिर ये स्ट्रेट क्यों गया है, और फिर ये ऊपर से क्यों, ऊपर से ऐसे क्यों घूमा हुआ है। असल में ये डिफ्लेक्शन होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव डिफ्लेक्शन होती है, उसी वजह से ये ग्राफ बनता है। तो आपने इस बात को माइंड में रखना है, ये डिफ्लेक्शन क्या है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन क्या है और नेगेटिव डिफ्लेक्शन क्या है। इसको मैं एक बार दोबारा से रिकैप करता हूं कि पॉजिटिव डिफ्लेक्शन क्या है और नेगेटिव डिफ्लेक्शन क्या है, पोलराइज क्या है, रीपोलराइज क्या है, डीपोलराइज क्या है। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी सेल है, उस सेल के अंदर रेस्टिंग की कंडीशन में है, अगर कोई काम नहीं कर रहा, रेस्टिंग की कंडीशन में, उसमें करंट नहीं ट्रांसफर हो रहा, वो उसमें इंपल्स नहीं जा रही, तो वो रेस्ट की कंडीशन में है, आराम कर रहा है, तो उसके इनर साइड पे नेगेटिव चार्ज होगा और बाहर वाली साइड पे पॉजिटिव चार्ज होगा। इसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं और इसी को हम पोलराइज कहते हैं। ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक्चुअल में क्या है, तो हमने ये कहा कि ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं असल में अंदर से जो सोडियम पॉजिटिव चार्ज है वो बाहर चला गया है और बाहर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दिया है, जबकि अंदर ऑर्गेनिक नेगेटिव आयन सेल मेम्ब्रेन के अंदर आए हैं और सेल के अंदर जो एनवायरनमेंट है वो नेगेटिव क्रिएट कर दिया है। असल में पॉजिटिव और नेगेटिव का ये मतलब है। फिर हमने ये कहा कि जब स्टिमुलस मिलेगा यानी सेल्स को मैसेज मिलेगा, तो अब वो मैसेज
ट्रांसफर करना शुरू होगा, यानी वो एक्टिव हो जाएगा। तो एक्टिव कंडीशन में क्या होगा, या पोलराइज या एक्टिव कंडीशन में क्या होगा, इनर साइड पे पॉजिटिव चार्ज और बाहर वाली साइड पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। कैसे क्रिएट होंगे, बाहर से सोडियम अंदर आना शुरू और अंदर से ऑर्गेनिक जो नेगेटिव आयन से वो बाहर जाना शुरू, बाहर चार्ज नेगेटिव जबकि इनर साइड पे पॉजिटिव। फिर हमने नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ा रीपोलराइज का। सो रीपोलराइज क्या हुआ कि जब दोबारा से इनर साइड पे नेगेटिव चार्ज बनना शुरू और पॉजिटिव चार्ज बाहर बनना शुरू, तो उसको हम रीपोलराइज कहते हैं। क्लियर है? पोलराइज क्या है, डीपोलराइज क्या है, रीपोलराइज क्या है। फिर उसके बाद हमने ये कहा कि फॉर एग्जांपल ये हार्ट है और हार्ट का हमने मायोकार्डियल सेल छोटा सा पीस ले लिया, जो दिल है उसका छोटा सा पीस ले लिया और उस पीस को हमने गिलवानोमीटर के साथ अटैच कर दिया। उसमें देखें क्या करंट पास होता है या करंट पास नहीं होता, कब पास होता है और कब पास नहीं होता। तो हमने ये जो मायोकार्डियल का पीस था इसको यहां पे रखा और मायोकार्डियल के पीस के अंदर बहुत सारे सेल्स थे, तो उनके अंदर नेगेटिव चार्जेस भी थे, तो बाहर पॉजिटिव चार्जेस थे तब जब वो रेस्ट की कंडीशन में था। तो जब उसको नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा गया तो नीडल न्यूट्रल पोजीशन पे थी, यानी जो गिलवानोमीटर था उसने इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शो नहीं की क्योंकि ये रेस्ट कंडीशन में था, पोलराइज कंडीशन में था। लेकिन फिर जब हमने ये कहा कि उसको स्टिमुलस दिया जाए तो डीपोलराइज होना शुरू हो जाता है। अगर डीपोलराइज का जो वेक्टर है, ये जो डायरेक्शन है, ये जो फोर्स है, वो अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगी तो हमारे पास जो गिलवानोमीटर है उसकी जो नीडल है वो इस डायरेक्शन में यानी पॉजिटिव डिफ्लेक्शन करेंगी क्योंकि वेक्टर की डायरेक्शन पॉजिटिव की तरफ है, डिपोलराइजेशन की डायरेक्शन, वेव की डायरेक्शन पॉजिटिव की तरफ है। तो डिफ्लेक्शन कैसे होगी, पॉजिटिव की तरफ। तो डिफ्लेक्शन, आपने पॉजिटिव डिफ्लेक्शन बार बार कह रहा हूं, ये माइंड में रखना है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन क्या है, क्लियर है। फिर उसके बाद हमने ये कहा कि कंप्लीटली अगर डीपोलराइज हो चुका है तो क्या करंट पास होगा। तो हमने कहा गिलवानोमीटर को जब कंप्लीटली डीपोलराइज हुआ तो गिलवानोमीटर को अटैच किया, तो जब कंप्लीटली डीपोलराइज हुआ तो फिर भी करंट पास नहीं हुआ। तो इसका क्या मतलब हुआ, जब डीपोलराइज कंप्लीट हो जाता है तो फिर भी कोई करंट पास नहीं होता। तो हमने क्या किया जी, नीडल जो है वो न्यूट्रल पोजीशन पे थी। फिर हमने नेक्स्ट केस देखा, हमने कहा कि फॉर एग्जांपल ये मायोकार्डियल का पीस है, इसको नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स के साथ गिलवानोमीटर के साथ जोड़ दिया है, क्या देखने के लिए, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है कि नहीं होती। तो हमने उसको पॉजिटिव, इस बार हमने अगर आप देखें तो इस तरफ हमने नेगेटिव साइड से स्टिमुलस दी थी, अब हमने इस तरफ से पॉजिटिव जो तरफ थी उस तरफ से हमने स्टिमुलस दिया। तो फिर हमने देखा डीपोलराइजेशन की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ थी। तो गिलवानोमीटर पे जो नीडल थी वो नेगेटिव डिफ्लेक्ट हुई क्योंकि जो डायरेक्शन, वेक्टर की डायरेक्शन थी वो कौन सी थी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। फिर हमने नेक्स्ट जो पढ़ा वो रीपोलराइजेशन का पढ़ा। तो रीपोलराइजेशन में क्या होता है, रीपोलराइजेशन में भी नेगेटिव की तरफ वेक्टर की डायरेक्शन होती है। तो नीडल पे, गिलवानोमीटर पे अगर नीडल देखी जाए तो वो नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी क्योंकि इसकी वेक्टर की जो मूवमेंट है वो नेगेटिव डिफ्लेक्शन है। तो इंशाल्लाह ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं और इस कंसेप्ट को आगे डिटेल से डिस्कस करते हैं।